हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस बार हम उस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और उस परंपरा को भी आगे बढ़ाएंगे जो मैंने पिछले क्लासेस में छोड़ रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन डिजाइन के बेहतरीन 10 ऑप्शन। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने सीखा था नेस्टेड स्टाइल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कीप ऑप्शन के बारे में। कीप ऑप्शन क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने पेज सेटिंग किया है। इस पेज सेटिंग में प्रॉब्लम ये आ रहा, अगर आपके पास मोर देन 1 पेज है, ठीक है, तो बुक वगैरह जैसा हम लोग सेट करते हैं तो हमें उसकी रॉ मटेरियल वर्ड फाइल में प्रोवाइड की जाती है। तो वर्ड फाइल को हम लोग कॉल कराते हैं अपने InDesign सॉफ्टवेयर में और उसे 100 पेज में फ़्लो करा लेते हैं। तो उसका लुक कुछ इस प्रकार आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हेडिंग है वो यहाँ पे है और इसके साथ में उसका जो कंटेंट है दूसरी ओर चली गई है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं है। हेडिंग के साथ कंटेंट साथ में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग है और उसके साथ कंटेंट भी है। ये भी ठीक नहीं है। हेडिंग के साथ कंटेंट जब भी होगा तो 2 लाइन कम से कम मिनिमम होना चाहिए, 1 लाइन नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में इन दोनों को मैं नेक्स्ट पेज में भेज दूंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। इसे भी नेक्स्ट कॉलम में होना चाहिए, हेडिंग और कंटेंट बिल्कुल साथ साथ। तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, उसे मैं बताने वाला हूँ कि ये ऑटो कैसे हो जाए। अगर आपके पास मोर देन 100 पेज है तो आपको हर पेज में जाकर इंटर और सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये ऑटो होना चाहिए। तो इसे यूज़ करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉडी टेक्स्ट है, तो सबसे पहले मैंने पुरानी स्टाइल हटा दिया है और इसका जो ये बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट पे एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं और इसका नेम कर देते हैं बॉडी टेक्स्ट। अब ये जो बॉडी टेक्स्ट है दोस्तों, यही सेम बॉडी टेक्स्ट जहाँ भी बॉडी है उस पर अप्लाई होनी चाहिए। तो मैं हर बॉडी पे सेम टेक्स्ट को अप्लाई कर दे रहा हूँ। और अगर दूसरी पेज में भी सेम टेक्स्ट है तो उसके बॉडी पे बॉडी टेक्स्ट को आप अप्लाई कर दीजिए। अब ये मैंने बॉडी अप्लाई कर दिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि बॉडी टेक्स्ट जब भी आए तो अपने हेडिंग के साथ आए, ठीक है। तो इस बॉडी पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे कीप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे कीप लाइन टुगेदर, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूज करना है मुझे कीप विथ प्रीवियस। और जैसे इसको दबाते हैं तो ये अपने प्रीवियस वाले पैराग्राफ के साथ ही आएगा। तो इसका हेडिंग इस जगह पे आ रहा था, जैसे ही मैंने प्रीवियस किया, देखिए इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो इसका और इसका दोनों का एक दूसरे से नाता नहीं है। मैं ये बॉडी टेक्स्ट में अप्लाई किया है कमांड कीप विथ प्रीवियस, तो ये जब भी आएगा अपने प्रीवियस पैराग्राफ के साथ में रहेगा। तो इस तरह का जो एरर है आपके 100 पेज के डॉक्यूमेंट में, सारा देखिए बॉटम में जो भी हेडिंग आ रहा है वो हमेशा नेक्स्ट पेज में आएगा या नेक्स्ट कॉलम में आएगा। इस तरह की प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कीप ऑप्शन का यूज करें। अब हम अपने नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग हमारा है दोस्तों टेक्स्ट फ्रेम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, अब इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज को लेकर आ गए हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में इस इमेज को सेट करते हैं, ठीक है। अब इस इमेज को बॉटम में मैं भेज देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा इमेज है उसके ऊपर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो टेक्स्ट पे हम यहाँ पे एक कलर डालेंगे। अब मैं येलो कलर डालता हूँ। इसकी सेटिंग करेंगे Ctrl+B से, थोड़ी सी इनसेट स्पेसिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि फ्रेम पे टेक्स्ट बिल्कुल एज से नहीं चिपके और चारों तरफ से एक नाइस सा गैपिंग क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की विजिबिलिटी चाहता हूँ, थोड़ा सा जो इमेज है वो भी दिखाई देना चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ तो इसके पीछे क्या है, इमेज हल्का सा इसमें ग्राफिक्स में मर्ज होना चाहिए। तो ऐसा कमांड के लिए आप यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ सेटिंग को प्रॉपर्टी खोल लीजिए और प्रॉपर्टी में देखिए आपको मिलेगा ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का। जब आप इसे ट्रांसपेरेंट करते हो तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है विथ टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा फ्रेम है उसके फिल के साथ टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। तो ये काम का नहीं है, मुझे केवल उसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है। तो वैसे कंडीशन में हम यहाँ एफेक्ट्स में जाएंगे और एफेक्ट्स में जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी ओपन करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब आप ट्रांसपेरेंट करोगे तो फिर सिमिलर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है और उसके पीछे जो फ्रेम है दोनों मिलके एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे केवल चूज करूँगा फील से केवल ये पीछे का फील सेलेक्ट हो जाएगा और फील सेलेक्ट हो जाने के बाद आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, जिससे कि केवल बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, टेक्स्ट नहीं।
अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया है और उसके ब्लेंडिंग मोड को भी चेंज किया है। तो ब्लेंडिंग मोड मैं बदल के देख रहा हूँ, जो सबसे बेहतरीन लुक आएगा उसको मैं रखूँगा। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पीछे की ग्राफिक्स भी दिख रही है, टेक्स्ट भी दिख रही है, येलो कलर भी दिख रहा है। ये ऐसे रिजल्ट को पाने के लिए आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमारे इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का ऑप्शन है स्प्रेड रोटेट। जी हाँ, ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपके पास टेबल काफ़ी बड़ी आ जाए पेज में, तो इस टेबल को इसमें सेट करना, इतनी कम चौड़ाई में सेट करना नामुमकिन हो, तो वैसे कंडीशन में टेबल को घुमा देते हैं। सिंपल है, ठीक है। अगर बड़ी टेबल आपको फिट नहीं हो पा रहा पेज में, तो सिंपल सा अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर दीजिए। लेकिन रोटेट करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा सिर भी घुमाना पड़ेगा, आपको सो के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कैसे। लेकिन आप सो मत, मैं बताता हूँ इसकी आसान से तरीका। वैसे कंडीशन में आप व्यू में जाना और रोटेट स्प्रेड में 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर लेना, जिससे कि आप इसे घुमाकर और बिना सोए बैठे बैठे काम कर सकते हो, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसकी पूरी विड्थ को शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे और पूरे पेज में ये आ गया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम को सही तरीके से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास और कॉलम्स नहीं है तो शिफ्ट के साथ इसे नीचे खींचकर पूरे पेज को फिल कर लेंगे। अब इसके साथ सेटिंग करनी है, सारे टेक्स्ट को फ्रेम के सेंटर में सारा अलाइनमेंट वगैरह करके आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से बढ़िया से तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मैंने स्प्रेड को रोटेट किया है, जब मैं प्रिंट निकालूंगा तो प्रिंट बिल्कुल सीधी पेज आएगी। यहाँ पे पेज मैंने रोटेट किया ओनली व्यू के लिए, आपके लिए, कि आपको सो के काम ना करना पड़े, लेकिन प्रिंट बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका काम फिनिश हो गया और पेज को दोबारा आप सीधी तरीके से देख पाओ, तो यहाँ पे रोटेट स्प्रेड में जाएंगे और क्लियर रोटेशन करेंगे। इसे पेज पैनल के थ्रू कैसे घुमाएंगे, F12 कीबोर्ड में दबाइए। तो हम लोग पेज पैनल को खोलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे उस पेज पे जिसे रोटेट करना है, और यहाँ पे चूज करना है पेज एट्रीब्यूट, पेज रोटेट व्यू, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज या उल्टी दिशा में, घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाना है। तो यहाँ चूज करेंगे 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर 180 डिग्री घुमाएंगे। तो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पेज को रोटेट कर लें, और जब अगर आपका ये काम पूरी हो जाती है तो आप इसे वापस क्लियर रोटेशन कर दें। तो पेज पैनल के थ्रू भी हम पेज को रोटेट कर सकते हैं, केवल व्यू के लिए, ओके। उससे रियल डॉक्यूमेंट में, आउटपुट में, PDF बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसे बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। इससे क्या होता है कि आप काफ़ी आसानी से काम कर पाते हैं। किस कंडीशन में, मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये पेज है, अब हमारे पास जो भी पेज है, मैं W दबाता हूँ जिससे पूरी पेस्ट बोर्ड मैं देख पाऊँ। ये पेस्ट बोर्ड है। पेस्ट बोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग W दबाते हैं, जिससे उसकी विजिबिलिटी ऑन और ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं इस पेज में कुछ मल्टीपल पेज से आइटम्स लेकर यहाँ पे कलेक्ट करके कंबाइन करके यूज करूँ। तो जैसे कि मैं इस पेज से इस आइटम को कॉपी करता हूँ और इस पेज में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने एक आइटम लाया, इस पेज से इस आइटम को कॉपी किया और इस पेज में पेस्ट किया। सब पेस्ट बोर्ड के बाहर रख रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे सभी से कुछ कुछ लेके बनाना है। अब मैं इस पेज से भी इस आइटम को कॉपी करता हूँ और इसमें रखता हूँ। अब इसे मैं कहाँ रखूँ? अगर किसी के ऊपर रखेंगे तो कोई ना कोई ओवरलैप हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में, क्योंकि पेस्ट बोर्ड मेरा काफ़ी छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में पेस्ट बोर्ड की साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे और गाइड एंड पेस्ट बोर्ड में जाएंगे, जहाँ पे हम पेस्ट बोर्ड का जो मार्जिन है उसको काफ़ी बड़ा कर देंगे। मैं यहाँ पे डालता हूँ 1500 mm, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अब हमारे पास पेस्ट बोर्ड काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसमें आप मल्टीपल आइटम ऐसे साइड बाय साइड रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा रिक्वायरमेंट काफ़ी समय पड़ता है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ऐसे पेस्ट बोर्ड को बड़ा करने की, जिसमें हम अनवांटेड आइटम को साइड में रखें और जो ज़रूरी चीज़ है उसे पेज में यूज़ करें। जब सारा काम फिनिश हो जाए तो आप अनवांटेड आइटम को भी ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, क्योंकि वो भी आपके फाइल के साथ में सेव होता है और मेमोरी लेता है, ठीक है। तो पेस्ट बोर्ड बढ़ाकर काम करें, काफ़ी बढ़िया से आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नए वीडियोज़ की, नए ऑप्शन की तरफ, जिसे बोलते हैं रिमूव अनवांटेड कलर। तो अनवांटेड कलर को आप रिमूव कैसे करेंगे? जैसे हमारे ये डॉक्यूमेंट में जो भी कलर है, मैं सबसे पहले इसमें कुछ कलर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर कलर इसमें इंपोर्ट करना है तो कलर इंपोर्ट करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा एडोब इलस्ट्रेटर, क्योंकि
हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है एडोब InDesign, इसमें लिमिटेड कलर है, 4-5 ही कलर बने हुए मिलेंगे, रेडीमेड कोई कलर नहीं मिलेगा। तब आपको ऐसे में रिक्वायरमेंट होगा कि हम दूसरी सॉफ्टवेयर से कलर को इंपोर्ट कर लें जिसमें लाइब्रेरी में कलर की भरमार हो। तो हम खोलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को और वहाँ से कलर को इंपोर्ट करके इस वाले सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है InDesign में। तो हम कैसे एडोब इलस्ट्रेटर से कलर लाइब्रेरी को एक्सपोर्ट करेंगे जो InDesign में यूज कर सके, उसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, किसी भी साइज़ का, साइज़ से कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है, हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। हमारे पास ये कलर लाइब्रेरी में इतने आइटम हैं, मैं चाहता हूँ कि और भी आइटम्स आ जाए। तो लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और ये लाइब्रेरी की आइटम्स है जिस पे मैं अलग अलग लाइब्रेरी आइटम यूज कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ आर्ट हिस्ट्री और ये वाले कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये कलर अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप सीधा ऐसे पूरे को सेलेक्ट करके अपने मेन कलर बार में ऐड कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरी लाइब्रेरी में जाते हैं और इसके सारे कलर सेट को मैं चाहता हूँ InDesign में यूज़ करूँ, तो अलग अलग लाइब्रेरी से कलर को मैं ऐड करता चला जा रहा हूँ अपने मेन स्वाचेज में। और उसके बाद मेन स्वाचेज में जाकर सारे कलर को इस तरह से शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ मेनू में जाकर हम यहाँ पे करेंगे सेव स्वाचेज एज ASC। जैसे ही ये स्वाचेज को सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ माई कलर और उसे सेव कर देते हैं। अब एडोब इलस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है, वापस आते हैं InDesign में और InDesign में जाकर हम कलर लाइब्रेरी को लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने माई कलर को ओपन किया है। अब उसके सारे लाइब्रेरी के कलर को इसमें InDesign में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप रेडीमेड कलर जो हमारा InDesign में नहीं होता है उसे भी ला सकते हैं। रेडीमेड कलर को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल यूज़ करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई लाइब्रेरी लेकर आते हैं और उसके कुछ कुछ कलर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ब्रांडिंग करनी है डिफरेंट लाइब्रेरी का कलर सेट को हम लोग यूज़ करते हैं। जब हमारा काम फिनिश हो जाता है, ये लाइब्रेरी भी कंप्यूटर में जगह लेता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर थोड़ा सा लैगिंग होगा उस कंडीशन में जब आपने बहुत ज़्यादा कलर लाइब्रेरी को यूज़ किया है। तो जब हम 4-5 कलर यूज़ कर लिए, हमारा डॉक्यूमेंट फिनिश हो गया, हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो अनवांटेड कलर है जो यूज नहीं हुआ उसे मैं हटा दूँ, क्योंकि इसमें नेविगेट करना, बार बार सेम कलर को नेविगेट करने में भी दिक्कत होगी। मान लीजिए आपने इस कलर को यूज़ किया है और हर बार उस कलर को यूज़ करेंगे तो फिर हर बार आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कलर कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का शेड मल्टीपल्स कलर है यहाँ पे अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ अनवांटेड कलर हट जाए, जो मैंने यूज़ किया वही कलर रहे। तो हम यहाँ पे मेनू में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल अनयूज्ड, ऐसा करने से हम यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे और डिलीट दबाते ही हमारा लाइब्रेरी से वो सारा कलर रिमूव हो जाएगा जो हमने यूज नहीं किया और हमारे डॉक्यूमेंट में जो कलर यूज हुए वही कलर इस जगह पे अवेलेबल होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने लाइब्रेरी को कलर को ऐड कर सकते हैं और अनवांटेड कलर को हटा सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट चले और लाइब्रेरी हल्की भी हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपोर्ट ग्रेडियंट। तो जिस तरह से हमने आपको कलर लाइब्रेरी बताया है, क्योंकि InDesign में आपको CMYK और RGB के अलावा कोई भी कलर नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप InDesign में ग्रेडियंट भी यूज करें, वो भी रेडीमेड। कैसे? क्योंकि मैनुअली अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको टाइम भी किल होगा और आप सेम ग्रेडियंट, अपने फेवरेट ग्रेडियंट को बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको बार बार बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ग्रेडियंट को भी कॉल करा लें। तो ग्रेडियंट जिस प्रकार कलर लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट किया था, ग्रेडियंट उस तरीके से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। केवल आप शेड को ला सकते हैं, ग्रेडियंट को नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे लाइब्रेरी में ग्रेडियंट में इलस्ट्रेटर मैं ओपन किया हूँ और इसके लाइब्रेरी में ग्रेडियंट में कोई भी ग्रेडियंट ओपन करता हूँ और इस ग्रेडियंट को आप अलग अलग ग्रेडियंट बॉक्सेस में यूज़ कर लें जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, जिस ग्रेडियंट को आप चाहते हैं कि अपने दूसरे InDesign वाले वर्जन में यूज़ करूं, तो उस ग्रेडियंट को यहाँ पे एक बार यूज़ कर लीजिए इलस्ट्रेटर में। और जब यहाँ पे आपने यूज़ किया, इन सारे बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और InDesign में जाकर उसे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। अब इसे डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए सारा लाइब्रेरी ग्रेडियंट से फुल हो चुका है। तो है ना कमाल का फीचर, जिसमें आप ग्रेडियंट को भी कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं आसानी से। और इसके बाद जो अंतिम टिप्स है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंतिम टिप्स देखिए क्या है। अंतिम टिप्स में आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं काफ़ी आसानी से। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ,
हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल है। अब रेक्टेंगल टूल से क्या क्या सीख सकते हैं, ऐसा हिडन फीचर जो आप यूज़ नहीं करते हैं या शायद उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल से बॉक्स बनता है, सिंपली उसको ड्रैग करेंगे बॉक्स बन जाएगा। लेकिन उसके साथ भी काफ़ी की के कम्बिनेशन है जिसके थ्रू उसके मल्टीपल फीचर को एक्टिव और इनएक्टिव किया जाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मैंने रेक्टेंगल लिया है, अब यहाँ पे बता रहा शिफ्ट के साथ अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन हो जाती है और इसकी विड्थ और हाइट ऑलवेज इक्वल होगा और ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते तो ये रेक्टेंगल बनता है और इसे विड्थ और हाइट जैसा भी आप मॉडिफाई करना है कर लेते हैं, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो शिफ्ट के साथ इनेबल हो जाता है, पहला की। दूसरा, अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या होगा। अब ये बता रहा है टेम्पोरली स्विच टू सिलेक्शन टूल, यानी कि अगर आपने रेक्टेंगल टूल लिया है और उससे रेक्टेंगल आप बना रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया गलत जगह बना दिया, थोड़ी सी मूव करने की ज़रूरत है। अंडू करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अभी भी मूव कर सकते हैं बिना टूल बदले, क्योंकि आपके पास है रेक्टेंगल टूल और उसी टूल से हम इसको मूव करेंगे। कैसे, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाएं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कंट्रोल दबाते ही ये टूल मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसे रीपोजिशन कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेश रेक्टेंगल बना सकते हैं। फिर से रिक्वायरमेंट है मूव करने की तो कंट्रोल बटन दबाकर इसे मूव कर सकते हैं। इसी तरह के अन्य फीचर जो हर टूल पे अप्लीकेबल है, उसे सीखने के लिए आपको विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में यूटिलिटी में जाएंगे, टूल हिंट्स में जाएंगे, आपके पास टूल हिंट्स ओपन हो जाएगा। कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे, उस टूल के बारे में मॉडिफायर की यहाँ पे ओपन हो जाएगा और किस टूल के साथ में क्या कम्बिनेशन है यहाँ पे सारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ है। आप इसे यूज करें और टूल्स के बारे में अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। तो अगर हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो इसे लाइक और बहुत ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर बनाता रहूँ।